जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और बच्चों की नीयत फुल टाइम ख़राब है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ऑनलाइन वाला इनको पढ़ाता हूँ। ये चलो छोड़ो आप। अच्छा जी, एसेट अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं कैन बी प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट और बुक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इजी ले रहे हो आप लोग इस बात को, लेकिन फिर बाद में आपने रोना है जब दूसरे टॉपिक्स में इसने आना है। कभी भी ये ना सोचना, ये आइंदा के लिए ट्रेनिंग है आपकी, कि अगर बच्चे कम होंगे तो वही रूटीन में जो करना है वो करना है। इसलिए ये जहन में रख के कि जी हम ऐसे स्ट्राइक कर लेंगे और कम हो जाएंगे और ये पढ़ाएगा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, एसेट अकाउंट को अगर हम एट कॉस्ट बनाते हैं या फिर दूसरा हम अब देखने लगे एट बुक वैल्यू, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है अब देखते हैं। देखें जी, अगर आप एडिशन करते हैं, जो करते थे, एडिशंस की क्या एंट्री किया करते थे आप? एडिशंस की क्या एंट्री किया करते थे? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री हो गई। अच्छा, तो अगर एसेट अकाउंट जो है वो कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू पे प्रिपेयर हो, तो आपके ख्याल में एडिशन की क्या एंट्री बन जाएगी? भाई एडिशन की एंट्री तो फिर भी वही रहेगी। एसेट अकाउंट में एसेट का आना, भाई जिस दिन एसेट आता है उस दिन उसकी कॉस्ट, उसकी बुक वैल्यू एक ही चीज़ होती है। तो एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, आने वाले एसेट की कॉस्ट से एसेट अकाउंट को हमने डेबिट कर देंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, उसके बाद जी डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री आप किया करते थे? आज तक जो आपने एंट्री की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हाँ, क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है? ग्रॉस पे। मैंने ऐड कॉस्ट लिख दिया, ग्रॉस लिखना चाहिए था, ठीक है। ग्रॉस पे एसेट अकाउंट पड़ा हो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अलग पड़ी होती है, तो फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनना शुरू हो जाए तो आपके ख्याल में डेप्रिसिएशन की एंट्री फिर कहाँ? बोले जी, देखें एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू बनने का मतलब ये कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर का वजूद खत्म, ठीक है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री फिर आपकी डायरेक्ट एसेट अकाउंट में ही हो जाएगी, तो आपका एसेट अकाउंट ही क्रेडिट। अगर आप एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाते हैं, जो कि मैंने आपको अब पढ़ा दिया, स्टैंडर्ड की तरफ से अलाउड नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड तो कहते हैं इनको अलग रखो, लेकिन कभी जो मजबूरी में आपको बनाना पड़ जाए तो फिर क्या ट्रीटमेंट करके चलना है, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक हो गया। अच्छा, डिस्पोजल आपने किया था। डिस्पोजल की क्या जर्नल एंट्री सीखी थी आपने? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कैश डेबिट, पीएनएल को मैं डेबिट ही रख रहा हूँ, बैलेंसिंग लॉस आ गया, एक लाइन छोड़ते थे ना, और एसेट क्रेडिट, यानी कि एसेट अकाउंट में से आप जाने वाले एसेट की कॉस्ट निकालते थे और डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से निकालते थे, ऐसे ही है। अच्छा, तो ठीक है जी, ये एंट्री हो गई, कैश डेबिट एसेट क्रेडिट और बैलेंसिंग डेबिट साइड पे लेट से आ गया। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनेगा तो सबसे पहला स्टेप वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आप, ये तो रहा ही नहीं,
ये अकाउंट का तो वजूद ही खत्म हो गया, चलो एक स्टेप कम हो गया, ठीक है। अच्छा, एसेट अकाउंट से फिर कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट पड़ी होगी तो निकलेगी। एसेट अकाउंट में तो कॉस्ट इसलिए क्रेडिट करते थे क्योंकि एसेट अकाउंट में उसकी पड़ी ही क्या होती थी, कॉस्ट, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में अब बुक वैल्यू पड़ी है तो क्रेडिट भी क्या करेंगे, बुक वैल्यू। कैश तो उसी तरह से आएगा, गेन लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने खरीदना उतने को, उसने ये नहीं कहना कि जी आपने एसेट बुक वैल्यू पे रखा हुआ तो मैं आपसे एसेट इतने का खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। तो बस हमने बस एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे रख लिया तो बैलेंसिंग फिगर सी, मतलब एक ही एडजस्टमेंट हो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ा था जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हमने। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की क्या एंट्री पास की थी हमने, एक्सचेंज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से करते हैं डेबिट, और एसेट अकाउंट नए एसेट की कॉस्ट से, न्यू कॉस्ट ऐसे लिखते थे ना जी, न्यू की कॉस्ट से डेबिट होता था। कैश नॉर्मली पे होता था, ठीक है जी, तो कैश क्रेडिट। और एसेट अकाउंट तरतीब में चलते हैं, एसेट अकाउंट क्रेडिट किया करते थे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, ओल्ड की कॉस्ट। कैश नॉर्मली पे हुआ करता था तो कैश क्रेडिट, और गेन या लॉस बैलेंसिंग होता था तो फिलहाल लॉस ही कर लेते हैं बैलेंसिंग, डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है जी। ये एंट्री हम किया करते थे जब हम एक्सचेंज ऑफ एसेट को अकाउंट फॉर करते थे। अच्छा, अब अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनने लग जाएगा तो भाई इस एंट्री में क्या फर्क आएगा जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, क्योंकि अकाउंट का वजूद ही कोई नहीं है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं आएगा, बाकी एंट्री सारी की सारी सेम। तो ऐसे मैं लिख कर काट रहा हूं, स्वा हो गया, कैश ऐश बन गया जी, आग लगी। अच्छा, ओके जी। अब इसी तरह से अकाउंट्स जो बनते थे उनको भी ज़रा क्विकली देख लें क्योंकि उसके बाद इसमें रह कुछ नहीं जाना, अकाउंटिंग तो आपको वैसे आती है, ठीक है जी। ओल्ड कॉस्ट ही निकली है एसेट अकाउंट में से, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है तो कॉस्ट तो होगी ही नहीं, तो फिर बुक वैल्यू ही पड़ी होगी, ठीक है, सही है। अच्छा, इसी तरह से मैं डिस्पोजल का अकाउंट भी बना देता हूं, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। ये तीन अकाउंट्स अगर हम बनाएं तो किस शक्ल में बनेंगे। एसेट अकाउंट कुछ इस तरह से बना करता था, आने वाले एसेट की कॉस्ट एसेट अकाउंट में पड़ी होती थी ओपनिंग, कोई एडिशन है तो वो तो आपको पता है कॉस्ट पे ही आएगा। डिस्पोजल अगर होता था तो एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट ही निकलती थी, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से निकलती थी। एसेट अकाउंट से कॉस्ट निकलकर डिस्पोजल अकाउंट में आया करती थी, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाया करती थी, ठीक है। फिर कैश, ये मैंने अभी जो एंट्री की है ये बिल्कुल फर्क सिर्फ बताना है आपको, ठीक है, कि कुछ नया नहीं सीख रहे, भी नया नहीं सीख रहे ना, हमने नया कभी करना है। तो मजबूरी के दर्जे में जब कभी हमारे पास डेटा नहीं होगा, कम होगा, एसेट की बुक वैल्यू होगी तो हम लेजर को बुक वैल्यू बना के काम चलाएंगे, ये करना है बस, ठीक है। क्लोजिंग भी डेप्रिसिएशन इधर नहीं आती थी, डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपकी पड़ा करती थी, यहाँ ब्रॉड डाउन अलग से होती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आ जाती थी इधर, और फिर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड ऑप्शन यहाँ आ रही होती थी, और क्लोजिंग कॉस्ट एसेट के अकाउंट में पड़ी होती थी, ठीक है। लेकिन अगर आप एसेट अकाउंट को
कॉस्ट पे नहीं रखते, बल्कि एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पर बनाते हो, ये क्या था, एसेट अकाउंट एट कॉस्ट। शुरू में लिखा करता था मैं, और मैं कहा करता था इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ा हुआ है, याद है। तो अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनेगा तो फिर पहला फर्क क्या आएगा, ये खत्म। क्या होगा, कॉस्ट अलग से और एक्यूमुलेटेड अलग से नजर नहीं आएगी, बल्कि एसेट अकाउंट ही ओपनिंग में क्या शो कर रहा होगा, बुक वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही डिस्पोजल की कॉस्ट अलग से जाए और उसकी एक्यूमुलेशन अलग से जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू एसेट अकाउंट से ही निकलेगी और यही बुक वैल्यू डिस्पोजल के अकाउंट में चली जाएगी। यानी वही बात, ये तो अब नहीं आएगा यहां पर, बाकी तो एंट्री सेम। ठीक हो गया। तीसरी चीज, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री अलग पड़ा करती थी एक्विजिशन अकाउंट के अंदर, अब वो एंट्री भी कहां पड़ा करेगी, हाँ, एसेट अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आ गई। और क्लोजिंग में भी कॉस्ट अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग नहीं होगी, बल्कि क्लोजिंग में एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू शो करेगा। हाँ, एडिशन सेम है वो दोनों तरफ सेम ही आता है, तो साथ ही डिस्पोजल का अकाउंट बन गया। अच्छा, अब एक्सचेंज वाली ट्रांजैक्शन का अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। उसमें फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा कि नए एसेट का आना एसेट अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, एडिशनल यही चीज़ है, और कैश का रुख दूसरी तरफ चला जाता है। तो इसलिए मैं वो लेजर नहीं बना रहा, मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला है नहीं। ठीक है, और ये जनाब डिस्कशन है, अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना हो, जनरल एंट्रीज में ये फ़र्क आएगा। जल्दी से पिक्चर ले लें, सवाल भी करना है अभी। नहीं, एक्सचेंज में आने वाला चाहे थका हारा भी है, हमारे लिए तो पहली बार ही आएगा ना, हमारे लिए तो नया ही होगा ना। देखो मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो एक्सचेंज वाला एसेट जो नया आया है वो पहले से डेप्सिट हुआ हुआ है, भाई जिसके पास होगा उसके पास डेप्सिट हुआ होगा ना। मेरे लिए तो वो आज नया ही है, तो मेरे लिए उसकी इनिशियल मेजरमेंट जितने में मुझे पड़ा उस कॉस्ट पे होगी और फिर सब्सिक्वेंटली मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा। मेरे लिए नया ही है वो, चाहे बिल्कुल फटा पुराना है। सही है। अब मुझे लग रहा है पौने तक जा रही है बात, लेकिन क्या करें, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अब वो जाहिर है सवाल भी तो करना है ना जी। आप सिर्फ इतनी डिस्कशन, छोटा सा एक सवाल करना है 2 होमवर्क में, टेंशन ना लें। ठीक है जी, ओके। नाउ सवाल जल्दी हो जाएगा, उल्टा ऐसे, क्योंकि मैंने कुछ नया नहीं सिखाना है, जो सिखाना था वो सिखा दिया, बल्कि वो भी आपको पता ही था, बस वैसे ही होल्ड किया हुआ था हमने, क्योंकि हमारा IS 16 जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। ठीक है, वो कहता है इनको अलग रखो, लेकिन मजबूरी में कभी इकट्ठा करना पड़ जाए तो कैसे बनेगा, ये सीख रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन 48 में आपको करवाने लगा हूँ, 49 होमवर्क है और 50 भी होमवर्क है। 50 में एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन भी है, 49 और 50 का सोल्यूशन आपको आगे नजर भी आ रहा है। ठीक है, करने के बाद उसको देख लीजिएगा। 48 चूंकि मेरा सवाल होता है हर दफा जब मैं करवाता हूं, इसका सोल्यूशन आपको नहीं नजर आ रहा, वो मैं करने लगा हूं। ठीक है, सॉरी। लेकिन अब आज जल्दी छुट्टी तो हो जानी थी, देखे मैंने प्लान में थोड़ा ही पढ़ाई रखी हुई थी, लेकिन अब जुम्मे की वजह से भी तो ब्रेक पड़ती है ना जी। अच्छा लें जी, नहीं 5 मिनट का सवाल है, आप 10 मिनट लगाएं 15 लगाएं, ये आपके ऊपर है। सवाल 5 मिनट का है। ठीक है, लेट्स सी, इंशाल्लाह नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से। फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आर, ओ पहले 2 हुआ करते थे, आज 1 है। फॉलोइंग बैलेंस इज अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 12, एसेट बुक वैल्यू ओपनिंग में शो कर रहा है 200। एक हमारा दोस्त हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, 160। चाइना के स्टूडेंट्स, अच्छा जी
एसेट अकाउंट आज बनेगा और उसका बचपन का दोस्त अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आज दागे मुफारकत दे गया इसको। एसेट अकाउंट किस पर बन रहा है? एट बुक वैल्यू। नहीं है ही नहीं। अक्यूमुलेटेड अकाउंट यहां पे बना करता था, याद है? नहीं है, नो मोर। वो नहीं आया मोहम्मद अक्षा। तो यकम जनवरी ओपनिंग, यकम जनवरी बता दो सवाल देख के। यकम जनवरी 12 पे ओपनिंग बुक वैल्यू ही आज आएगी इधर। कितनी? 1000 में कर रहा हूं 200। ठीक हो गया। और उसके बाद आया करता था अक्यूमुलेटेड ऑप्शन। आज नहीं है, नहीं आज नहीं है, वो लेजर नहीं है, उसको ओपनिंग भी नहीं है ही नहीं। ठीक हो गया। उदासी तो हो रही है आपको, पहली बार आपने उसको देखा है कि वो नहीं है। ठीक है, जब हमेशा यहां पे हुआ करता था। एनीवेज, एडिशन कॉस्टिंग नवे टुक प्लेस ऑन यकम मार्च 12। हाँ जी, एडिशन की क्या एंट्री होगी? एसेट डेबिट कैश। कितने से? 90 रुपए से एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एक मार्च है, मार्च 2012। नेक्स्ट, एन एसेट कॉस्टिंग 50,000 विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/10 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 12 फॉर इतने। रेट ऑफ डेप्शन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो मेरे ख्याल में तो जंप लगा के आ जाते हैं। ठीक है, वर्किंग नंबर 1 यहां किया करते थे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, लेकिन आज अक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं चाहिए मुझे, आज बुक वैल्यू। अच्छा, आपस की बात है, इस वर्किंग में पहले निकलती बुक वैल्यू ही थी, फिर कॉस्ट और बुक वैल्यू से हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालते थे, तो आज वही बुक वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो फिर अपनी वर्किंग कर लेते हैं जी। डेट, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है ना जी। डिस्क्रिप्शन और एसेट। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो जंप लगा के, शॉर्टकट वाला जंप लगा के हम आ सकते हैं। क्या ख्याल है? तो साल के स्टार्ट में मैं कहा करता हूं आ जाया करो, क्योंकि फिर 2 चीजें चाहिए होती हैं, ओपनिंग बुक वैल्यू निकालने के लिए और फिर इस साल की डेप्शन भी। ठीक है, तो यकम जनवरी 12 पर बुक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं जी बुक वैल्यू। कैसे निकलेगी जी? कॉस्ट पकड़ लेंगे, कॉस्ट। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट कितनी है? इस जाने वाले, इस मरहूम की कॉस्ट कितनी है? 50। ठीक है, और 20% डिडक्शन है, तो 50 इंटू 1 माइनस 20 मतलब 80% रेस टू पावर। अब पहले ये तो लिख लें, 50 कॉस्ट है इंटू 1 माइनस 0.2 यानी 8.8 80%। अब प्लस, अब इधर देखो, यकम अप्रैल 10 को आया था, तो 10 वाले साल में 9 महीने, कैलकुलेटर पर लिख लो 9/12, फिर 11 में पूरा साल, 12 में पूरा साल, तो 12 में 6 महीने। ओह, एक मिनट, ये 12 वाला हमारा साल है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो 10 में 9 महीने और 11 में पूरा 1 साल और 9 महीने 1.75, पौने 2 साल है जी। तो प्लस 1.75 कितना आ गया? 3433, पता नहीं क्या 30। हाँ, राउंड कर दो, खैर है, कर दो राउंड। ठीक है, अच्छा अब जी, अब ये किस दिन बिका? 30 जून पे, तो 30 जून 12 तक इसको डेप्रीशिएट कर लेते हैं। 34 को ही डेप्रीशिएट करना है और 20% लगाना है और 6/12 करना है, 3, और ये आ गया 31। तो 31 इज द बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल एट डेट ऑफ डिस्पोजल। तो कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू करके अक्यूमुलेशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? कोई जरूरत नहीं है आज। ठीक है, यही बुक वैल्यू चाहिए थी हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज यकम जनवरी 12 वाली बुक वैल्यू नहीं चाहिए थी मुझे, डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो डिस्पोजल 30 जून 2012 पे डिस्पोजल अकाउंट में आप क्या फेंकोगे आज? बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल जो आपने निकाली है जनाब वर्किंग 1 में 31। वो देखो जगह खाली रहेगी जगह है जी। बेड़ा सुंजा हो गया साडा है। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भाई ही नहीं है हमारा। डिस्पोजल हालांकि दुश्मन है वो। ऐसे चलें जी,
क्रेडिट और डेबिट। एसेट अकाउंट 30 जून 2012 एसेट अकाउंट में से बुक वैल्यू ही आ गई और कोई एक्यूमुलेटेड एक्शन का जिक्र नहीं। उल्टा आसान हो गया काम, कम हो गया काम, ऐसे ही है। नेक्स्ट, कैश कितना है? वॉज सोल्ड फॉर 20,000 ओनली, तो कैश डेबिट, ये जगह खाली। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 20 से, माशाल्लाह फिर भी लॉस ही है जी। लो जी, डिस्पोजल इज ओवर। जल्दी होगा सवाल उल्टा, ठीक है। अब क्या रह गया? बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां वर्किंग हुआ करती थी उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस जगह वही खाली है, देख लो, ये हमारे भाई की जगह, बाकी सारा सवाल वैसे ही चल रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, मौजें, आज तो मौजें। गिवन ही क्या है सवाल के अंदर? लेजर में ही क्या नजर आ रहा है? बुक वैल्यू। पहले क्या करना पड़ता था? एसेट अकाउंट में से ओपनिंग कॉस्ट उठाते थे, एक्विजिशन अकाउंट में से उसकी एक्विजिशन उठाते थे और नेट करके बुक वैल्यू निकालते थे। आज रेडी स्टेडी एप्पल गो 200 माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल कितनी? ये भी हमने निकाली है, ठीक है। जब हमने निकाली है तो वर्किंग का रेफरेंस देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1 में निकाली। खैर, तो इस पे क्या कर देंगे? कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। ओपनिंग जी 33 34 33, चलो कर लो, 2 मिनट और, 1 मिनट में लेना है हाल जी। ऑन एडिशंस, अब एडिशन तो एक ही है 90 का, और इस पे कॉस्ट भी रेट लगना है, पहला साल है, और 10/12 15। फिर ऑन डिस्पोजल्स, एक ही डिस्पोजल है, वर्किंग नंबर 1 से ही उठाओ 3, आंसर क्या आ गया? 51। तो एंट्री क्या बनी अब? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट ही क्रेडिट हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 2 से 51 आया, और 31 दिसंबर 12 पे क्लोजिंग बैलेंस, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली कितनी? और ये क्या है? ये एसेट की बुक वैल्यू ही, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू ही शो कर रहा है। अक्यूमुलेटेड एक्शन का कला कमाई हो गया। ये बनाते नहीं हम ऐसे, लेकिन ये बनाना पड़ सकता है ऐसे, ये इसलिए मैंने करवाया, ठीक है। अच्छा, अब अगले सवाल में अगर आप देखें, करना तो आपने है, लेकिन इधर देखें अगले सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है? सेम। अच्छा, एक मिनट ले आओ इधर। कोई मसला बेटा जी? क्या मसला है? बोलो बोलो। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, जैसे करते थे आज तक वैसे ही किया, लेकिन यहां से मैंने कहा था बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल डेट ऑफ सेल की करनी है माइनस, क्योंकि डेट ऑफ सेल तक मजीद वो डेप्रिशिएट होगा, फिर निकलेगा। वो डेप्शन इसमें शामिल है 51 में, देख लो, ठीक है। सही है, छुट्टी की जल्दी में भागो मत, सही है, समझ आया? अच्छा, अभी तो मैंने वो भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट भी करवाना है, इसके बाद फिर छुट्टी मिलेगी। अच्छा, ये तो कर लो, 1 मिनट सुनो। एसेट, चुप, ओपनिंग गिवन है, एडिशन गिवन है, पॉइंट 2 पढ़ो। एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12 है ऑन 1 जनवरी 13। अच्छा, अगर कॉस्ट पर एसेट अकाउंट होता तो फिर फंस गए थे। एक दो सवाल किए थे जिनमें बुक वैल्यू देता था, उससे कॉस्ट निकालनी पड़ती थी 100 अज्यूम करके, क्योंकि एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कॉस्ट करनी मजबूरी थी। लेकिन अगर ये मामला चल रहा तो याशी, यानी फाइनल अकाउंट का सवाल होगा ना लेट से, तो आपको सिर्फ या कैश फ्लो का सवाल है, बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बना होगा, गिवन ही बुक वैल्यू होगी तो वही उठाकर निकाल दोगे। तो खैर, ये बुक वैल्यू है ओपनिंग की, बस ये ध्यान रखना है, ये 1 जनवरी 13 की है और एसेट बिक रहा है 30/9/13 पे, यानी ये जो आपने निकाली थी ये आपको अवेलेबल है। कॉस्ट हमें वैसे ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसेट अकाउंट ही किस पे बन रहा है, और रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू पर ही रेट लगता है, सुकून है, समझ आई? और अगर खुदा ना खास्ता एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा होता
तो फिर यहां बुक वैल्यू से हमें वर्क बैक करके कॉस्ट, किताबें बंद करने वालों कॉस्ट निकालनी पड़ती, ठीक है। तो वो कॉस्ट निकालना आपको आता है, लेकिन वो निकालनी भी पड़ती ना, इस सवाल में निकल नहीं सकती थी, इस सवाल में निकल नहीं सकती थी। वजह बुक वैल्यू तो गिवन है, रेट ऑफ डिडक्शन भी गिवन है, परसेंटेज भी निकाल लेंगे, 100 ज्यूम करेंगे। नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस में भी कोई मसला, रिड्यूसिंग बैलेंस में भी किया था हमने, एक वो 11-12 सवाल किए थे प्रैक्टिस में। डेट ऑफ परचेज नहीं गिवन, सही कहा आपने, डेट ऑफ परचेज किस दिन से लेकर आए पता ही नहीं। तो अगर कॉस्ट निकालनी पड़ती तो इस सवाल में निकल ही नहीं सकती थी। खैर इस सवाल में जरूरत भी नहीं थी कॉस्ट निकालने की ना, इसीलिए डेटा इस हिसाब से दिया गया। और अगले सवाल के अंदर क्या आ जाएगा जी, एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद जनाब आते हैं हम, हाँ जाते हैं हम, चलो ठीक है। ये 2 सवाल होमवर्क में, सुन लो, ये 2 सवाल होमवर्क में हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सारे एमसीक्यूज होमवर्क में हैं, लेकिन एक सिटिंग में जो सवाल करने हैं आप वो देख लो, बस सिर्फ वो लिख लो। छुट्टी है, होमवर्क बस बता रहा हूं, ये होमवर्क वाले सवाल तो करोगे ना, रिवीजन नहीं करनी। रिवीजन में थोड़े से सवाल मैं कह रहा हूं ताकि आइए 16 के सिर्फ 3-4 सवाल, आइए 16 के एक आधा इन्वेस्टमेंट, ये बस 3-4 सवाल, ठीक है, ज्यादा नहीं। वैसे तो एक्रूवल करा के मैं पास पेपर 4 डिस्कस करूंगा, हालांकि पास पेपर 4 हमें आता है, लेकिन उसमें मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्रूवल का कॉन्सेप्ट था, जिस वजह से मैंने उसको रोक ही दिया। फिर वो उसके बाद असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू हो गया, एक्रूवल शुरू ना हुआ तो वो रुका ही रह गया। तो कल इंशाल्लाह मंडे को एक्रूवल करते ही मैं पास पेपर 4 भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आपने एक सिटिंग के अंदर नंबर 1 पास पेपर 4 करना है, लिखें पास पेपर 4, पेज नंबर खुद ढूंढिएगा आप, लिखें पास पेपर 4, पास पेपर 4 के बाद आप आ जाइए पास पेपर 8। दूसरा सवाल आप करेंगे पास पेपर, बल्कि हाँ ठीक है, पास पेपर 8 जी रिवाइज करने के लिए दे रहा हूं भाई, हो गए हैं, पता नहीं सोए रहते हो आप, एरोप्लेन हो। चुप चुप सारे चुप, सारे चुप। पास पेपर 4, पास पेपर 8, पास पेपर 10, पता था ना तो आइंदा नहीं कहोगे आप, चुप करके बैठो सारे, आहिस्ता भी बोलने में समझ आती है। पास पेपर 4, पास पेपर 8, पास पेपर 10, पास पेपर 15। भाई ज्यादा हो गया तो मत करना ना आप, आपको मैंने नहीं कहा, ये आपके लिए नहीं, मत लिखो, ठीक है। ये उनके लिए है जो इस वीकेंड पे IAS 16 IAS 40 रिवाइज करना चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा 25 दिन में वो हमें भूला तो नहीं, तो ये उनके लिए है, यू कैन लीव इट, ओके। अच्छा जी, कौन से सवाल दे? 4, 8, 10, 15, 16, 5वां सवाल। वो 19 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पास पेपर 2। ये अगर हफ्ते एतवार में कोई टाइम मिले एक सिटिंग में कर दो तो बहुत सारी तसल्ली आपको होगी। ये मैंने ऑप्शनल दिया है, ये कोई होमवर्क, ये सारे सवाल हुए ये रिवीजन के लिए है। पास पेपर 4, 8, एक मिनट, ये IAS 16 का, 17 कोई नहीं है, ठीक है, IAS 16 का है और पास पेपर 2 IAS 40 का। ये रिवीजन के लिए हैं, जिसने करना हो दिल करे कर ले, नहीं करना मेरे वालों बेशक ना करे। अगली बात, होमवर्क अपनी जगह कायम है और होमवर्क क्या है? IAS 40 का प्रैक्टिस सेट 2 एंड 3 था, IAS 40 का प्रैक्टिस सेट, फिर ऑल MCQs IAS 40 के, और फिर क्वेश्चन नंबर 49 और 50 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले IAS 16 के। तो ये लाजमी है, ये लाजमी करना है, और ये जिसका दिल करे रिवीजन करने का इन 2 टॉपिक्स का इस वीकेंड पे 2 छुट्टियां होती हैं, ये वो करे, और जिनको मसला है वो बेशक सारा ना करें, अगली बार सही, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।